Good morning, students. Today we are going to start chapter 3 of book 2, that is equality. In this chapter, we will try to understand the concept of equality, a value that is also enshrined in our constitution. So, in this chapter, we will study what is equality and why should we concern about this moral and political ideal. The second, does the pursuit of equality involves treating everyone the same way in every condition? The third one is, how many we pursue equality and minimize inequality in different spheres of life? And the fourth, how does we distinguish between different dimensions of equality, political, economic and social? In the course of understanding and answering these questions, you would encounter some important ideologies of our time, that is socialism, Marxism, liberalization and feminism. In this chapter, we will see the fact and figures about the condition of inequality. These are only, we have to appreciate the nature of inequality. The facts and figures need not to be memorized. Okay, so let's start. Why does equality matter? What is the necessity of equality? Equality is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society for many centuries. ठीक है, इक्वालिटी जो एक पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है जिसने बहुत समय से ह्यूमन सोसाइटी को इंस्पायर किया है और गाइड किया है. इट इज़ इम्प्लिसिट इन ऑल फेथ्स एंड रिलीजन्स विच प्रोक्लेम ह्यूमन बीइंग्स टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड. ठीक है, और ये इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर रिलीजियस बुक में आपको मिलेगा. हर फेथ को मानने वालों ने इक्वालिटी की बात की है, जिनका ये मानना है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड. एज अ पॉलिटिकल आइडियल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन्वोक्स द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी. और एक पॉलिटिकल आइडियल के रूप में इक्वालिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी रेस और किसी भी नेशनैलिटी के हों, ऑल आर इक्वल. इट मेंटेन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व इक्वल कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल कंसिडरेशन जो है वो डिज़र्व करता है, क्योंकि हम सब जो है वो कॉमन ह्यूमन हैं. इट इज़ दिस नोशन ऑफ अ शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड लाइज बिहाइंड, फॉर इंस्टेंस, द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. In the modern period of equality of all human beings has been used as a rallying slogan in the struggles against state and social institutions which uphold inequalities of rank, wealth, status of privileges among people. Modern period में equality for all human beings, इसके लिए जो एक रैलिंग स्लोगन और स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्टेट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. उनके ख़िलाफ़ जहाँ ये इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है, जैसे अगर रैंक में या फिर वेल्थ, कोई अमीर है या फिर कोई गरीब है, किसी को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो इस तरह से जहाँ जहाँ इनइक्वालिटी प्रिवेल होती है वहाँ वहाँ मॉडर्न टाइम में इक्वालिटी के लिए स्लोगन्स और स्ट्रगल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. इन द 18th century, The French revolutionaries used the slogan liberty, equality
and fraternity to revolt against the landed feudal aristocracy and the monarchy. आपने पढ़ा है, you have read in class 10th history about French society. फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से वहाँ का जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, जिसमें कि जो थर्ड स्टेट था वो ज़्यादा ओवरबर्डन था, और इसलिए फ्रांस में ही सबसे पहले इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जैसे स्लोगन्स जो हैं वो दिए गए। वहाँ के फिलोसफर के थ्रू ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th century, demand of equality raised. It continues to be raised by struggling groups such as women or Dalit who feel marginalized in our society. Today, equality is a widely accepted ideal which is embedded in the constitution and laws of many countries. एशिया और अफ्रीका में भी जो ये इनइक्वालिटी 20th century में स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी जो है वो देखने को हमें मिलता है। और टाइम टू टाइम जैसे वुमेन और दलित जो हैं, जिन लोगों को सोसाइटी में मार्जिनलाइज कर दिया गया, जिनको ये लगता था कि उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों ने इक्वालिटी के लिए अपना स्ट्रगल जो है वो 20th century में भी स्टार्ट रखा। और जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आइडियल जो है वो एम्बेडेड है। येट इट इज़ इनइक्वालिटी रेदर देन इक्वालिटी विच इज़ मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड एज वेल एज विद इन आवर ओन सोसाइटी। हमारी कंट्री में भी हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो स्लम एग्जिस्ट करता है और दूसरी तरफ लग्जीरियस बिल्डिंग है, लग्जीरियस हाउसेस हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो दे आर विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एंड एयर कंडीशनड क्लासरूम्स, और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल या फिर दूसरे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर इवन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ना तो टॉयलेट्स की फैसिलिटी है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा पाते। वेस्ट ऑफ फूड एज वेल एज स्टारवेशन इज़ ऑल्सो you can see in our society. There are glaring differences between what the law promises and what we see around us. Law जो promise करता है कि वो सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमारी चारों तरफ जो हमें दिखता है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इक्वालिटी से ज़्यादा हमें इनइक्वालिटीज़ जो हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी चारों तरफ, वो ज़्यादा विजिबल फॉर्म है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं किस तरह से इनइक्वालिटी जो है वो ग्लोबल लेवल पे है, केवल हमारी कंट्री में ही नहीं है, बहुत सारी ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कंट्रीज़ में या सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे वी कैन से द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ द पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल। 40 करोड़ पीपल के पास जितनी इनकम है एक तरफ, और दूसरी तरफ उतना ही इनकम सिर्फ 50 इंडिविजुअल्स के पास वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के रिच एंड पुअर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसी तरह से पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ ग्लोबल इनकम, जबकि जो रिचेस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करते हैं 54% ग्लोबल इनकम। तो इस तरह से इनकम में भी हम देखते हैं कि बहुत जो इनकम पॉपुलेशन जो इनकर कर रही है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। वहीं एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, मेनली नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, इनके पास 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जबकि वो 86% वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ को ओन करते हैं, ठीक है। ओनली 25% पॉपुलेशन आर हैविंग 86% ऑफ वर्ल्ड्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूम ओनली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स energy. On the other hand,
वी कैन सी इन डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम हैं, और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। ऑन पर कैपिटा बेसिस अ रेसिडेंट on the advanced industrial countries consume at least 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as someone living in a developing country like India or China. अगर हम पर कैपिटा बेसिस पर भी देखते हैं तो जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों का कंजम्पशन जो है वो डेवलपिंग कंट्री के लोगों के कंजम्पशन से कहीं ज़्यादा है। एक इंडिविजुअल डेवलपिंग कंट्री में जो कंज्यूम कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी रेट, ठीक है, प्रेगनेंसी में जो जिसकी डेथ होती है उससे रिलेटेड केसेस जो हैं, जैसे नाइजीरिया में 1 out of 18 है, ठीक है। नाइजीरिया में हर 18 प्रेग्नेंट वुमेन में से एक की जो है वो डेथ हो जाती है। बट कनाडा में यही जो रेशियो है वो 8700 में 1 वुमेन की है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वी कैन से, account for nearly 2/3 of the global emission of carbon dioxide from the combustion of fossil fuels. They also account for 3/4 of emission of sulfur and nitrogen oxide that cause acid rain. Many industries known for their high rate of pollution are being shifted from the developed countries to the less डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉल्यूशन से रिलेटेड जो डेटाज़ हैं वो भी डेवलप्ड कंट्री जो है वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, और इस वजह से बहुत सारी जो ऐसे जो पॉल्यूशन एमिशन करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है लेस डेवलप्ड कंट्री की तरफ, ठीक है। ये तो हमने देखा ग्लोबल वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटीज़ हैं। अब हम आते हैं अपनी इंडिया में। इंडिया में भी आप बहुत सारे इसमें देखोगे कि बहुत इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं हमारे रूरल फैमिलीज़ में और हमारे अर्बन फैमिलीज़ में। अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो रूरल एरियाज़ में है वो सिर्फ 44% हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में यही फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का ये 88% है। टैप वाटर से हाउस में पानी रूरल फैमिलीज़ में केवल 10% को मिलता है, जबकि अर्बन फैमिलीज़ में 50% लोग जो हैं वो टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं। बाथरूम इन द हाउस इन रूरल एरिया ओनली 23%, बट इन अर्बन एरिया 70%। टेलीविज़न हर घर में जो है रूरल एरिया में वो 19% है, बल्कि और अर्बन एरियाज़ में 64% में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देयर आर क्वाइट डिफरेंस इन रूरल फैमिलीज़ एंड अर्बन फैमिलीज़ विद इन इंडिया ऑल्सो। तो ये विरोधाभास है कि नहीं है? तो और इस तरह से हम एक अपनी सोसाइटी में ही देखते हैं कि एक पैराडॉक्स है। एक तरफ तो इतने कुछ लोगों को इतनी फैसिलिटी मिली हुई है और दूसरी तरफ कुछ को नहीं मिली हुई है। तो हम नहीं कह सकते कि सोसाइटी में इक्वालिटी है। ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द आइडियल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी सबको अच्छी लगती है और सब उसकी बात करते हैं, सब उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी एनकाउंटर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी की बात तो हम करते हैं और सबको इक्वालिटी पसंद है, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं हमें कई बार इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है।
We live in a complex world of unequal wealth, opportunities, work situation and power. तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं और वो ये कि should we be concerned about this kind of inequality, and are they a permanent and inevitable feature of society life which reflect the differences of talent and ability of human beings as well as their different contributions towards social progress and prosperity? Or are these inequalities a consequence of our social position and rules? So these are questions that have troubled people all over the world for many years. ये क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो परेशान करते हैं कि क्यों है इस तरह की इनइक्वालिटी. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड दैट मेक्स इक्वालिटी one of the central themes of social and political theory. Right? A student of political theory has to address a range of questions. भाई आप सब अगर political theory पढ़ रहे हो तो आपको भी इन सारे एक range of questions को encounter करना पड़ेगा. Such as what does equality imply? Equality का ये तो सबसे important question है कि equality का मतलब क्या है. Since we are different in many ways, what does it mean to say that we are equal? जब हम इतने तरीके से डिफरेंट हैं, ठीक है, हम फिज़िकली भी डिफरेंट हैं, हम फैसिलिटी के अकॉर्डिंग भी जब डिफरेंट हैं, तो इक्वालिटी का क्या मतलब, इक्वल होने का क्या मतलब है? ये सेकंड क्वेश्चन जो आपको जिसका सामना करना पड़ेगा. एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी. और जो ये इक्वालिटी का आइडियल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है, हम उससे क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. अब एक क्वेश्चन ये आता है, आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस. इक्वालिटी को हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसके थ्रू हम सारे जो इनकम और स्टेटस के जो भी डिफरेंसेस हैं, हम उन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनसे वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी? इन अदर वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी आर वी परसुइंग एंड फॉर हुम? अगर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो किस तरह की इक्वालिटी चाहिए और ये इक्वालिटी हमें किन लोगों के लिए चाहिए? कुछ और भी क्वेश्चंस हैं हमारे सामने जो उठते रहते हैं regarding the concept of equality, which we will consider here, is that to promote equality, should we always treat all person in exactly the same way? जब हमें अपनी सोसाइटी के लिए सबके लिए इक्वालिटी चाहिए और हमें इक्वालिटी का आइडियल अचीव करना है, तो अब सबसे बड़ा एक ये भी होता है कि अगर इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना है तो क्या उसके लिए जितने भी लोग हैं सोसाइटी में सबको क्या इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए? एंड हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट? और अगर किसी तरह का डिफरेंसेस है, ठीक है, तो ये मतलब कैसे हम उसका क्राइटेरिया क्या होगा, सोसाइटी कैसे डिसाइड करेगी कि अगर ये डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, ये तो होता है, और अगर कौन सा जो डिफरेंसेस है वो नहीं होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कह सकते हैं कि अगर एक ऑफिस है, उसमें एक बॉस भी है और एक पीएन भी है, ठीक है, और उसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो उसने पढ़ाई की और वो उस पोस्ट पे पहुंचा, बीच में बहुत सारे क्लर्क भी हैं और उसी ऑफिस में एक पीएन भी है, तो ये डिफरेंसेस कई बार हमें एक्सेप्टेबल होते हैं. तो क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि किस तरह के डिफरेंसेस सोसाइटी में हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हैं.
और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि what kind of policies should we pursue to try and make the society more egalitarian. ज़्यादा से ज़्यादा हमें egalitarian society बनाने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं उनको अपनाना पड़ेगा जिससे इक्वालिटी जो है वो हमारी सोसाइटी में इंश्योर हो सके. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ इक्वालिटी. You may have studied in your history book different type of inequality which we are facing in our society. In Africa and in colonial India also. हमने देखा किस तरह से ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें सोसाइटी में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते थे. जैसे कई बार तो पोस्टर भी लगे हुए होते थे कि कलर्ड सर्व्ड इन रियर. मीन्स जो कलर्ड पीपल हैं वो सबसे पीछे की तरफ बैठेंगे. ठीक है. या फिर ड्रिंकिंग फाउंटेन भी सबके लिए अलग अलग होता था कि वाइट्स जो हैं उनके लिए ड्रिंकिंग फाउंटेन दूसरी तरफ होता था, कलर्ड पीपल के लिए दूसरी तरफ होता था. ठीक है. अगर रेस्ट रूम हैं या स्कूल्स भी हैं या कोई भी ऐसी मतलब जो पब्लिक प्लेसेस में भी डिफरेंसेस होते थे कि कलर्ड पीपल के लिए कौन सा है और वाइट पीपल के लिए कौन सा. तो इस तरह के डिफरेंसेस जो हैं वो हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है कि इस तरह के डिफरेंसेस होते थे. ऑल ऑफ देम मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स ऑन ग्राउंड ऑफ रेस एंड कलर एंड दीज अपीयर द मोस्ट ऑफ अस एज अनएक्सेप्टेबल. और इस तरह की जो भी डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में वो हम लोगों को अनएक्सपेक्टेबल लगते थे. हमने कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया. In fact, such distinction violate our intuitive understanding of equality, which tell us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity. सारे लोग जब एक जैसे ही हैं, सभी जो हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, तो ऐसे में उनके साथ ये इस तरह की जो भी डिस्टिंक्शन किए जा रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल तो थे ही. साथ ही साथ ये हमारी जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है इक्वालिटी को लेकर उसकी वजह से भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. हाउएवर, ट्रीटिंग पीपल विथ इक्वल रेस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि सब सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए तो इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाए. ठीक है. कई बार सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करने में इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी जो है वो प्रमोट हो जाती है. अब जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है सोसाइटी में जो फिज़िकली चैलेंज्ड है और ऐसे में फिज़िकली चैलेंज्ड को अगर फिज़िकली फ़िट के साथ कंपेयर करा दिया जाए तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो प्रमोट हो जाएगी. इसलिए कई बार इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए वी हैव टू ट्रीट पीपल विथ सम डिफरेंसेस. नो सोसाइटी treat all its member in exactly the same way under all condition. अलग अलग कंडीशन में जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे अलग अलग ट्रीट करना होता है. एग्जैक्टली सेम वे में हम उनके संग ट्रीट नहीं करते. द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स डिवीज़न ऑफ वर्क एंड फंक्शन एंड पीपल ऑफन enjoy different status and rewards on account of it. ठीक है. सोसाइटी में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ऑफिस में एक बॉस और क्लर्क और जो पीएन इनका जो स्टेटस डिफरेंट है. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं स्मूथ फंक्शनिंग
सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हो जाता है. एट टाइम these differences of treatment may appear acceptable or even necessary. For instance, we usually do not feel that giving Prime Minister or Army General a special official rank and status goes against the notion of equality. भाई जहाँ तक इक्वालिटी की बात है उसमें हम जानते हैं कि किसी को भी किसी तरह की अलग से कोई टाइटल प्रोवाइड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि अलग से कोई टाइटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट इन सम केसेस. अब जैसे आर्मी में कोई आर्मी चीफ है या उसने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको अवार्ड मिलता है या उसको कोई इस तरह का टाइटल मिलता है तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है. या फिर अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा अगर हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं कॉमन पीपल से तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है. सिर्फ तब तक जब तक कि देयर प्रिविलेजेस आर नॉट मिसयूज्ड. प्रिविलेजेस जो उनको मिल रहा है अगर वो मिसयूज़ होने लगता है देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. बट सम अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ may seem unjust. ठीक है, अगर दूसरी तरह की इनइक्वालिटी है तो फिर वो हमें जस्टिफाइड नहीं लगती. फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ चाइल्ड born in a slum is denied nutritious food or good education, though no fault of his or her, it may appear unfair to us. एक बच्चा जो कि स्लम में पैदा हो रहा है उसकी क्या गलती है कि वो वहाँ पर उस एरिया में पैदा हो रहा है. अगर उसको न्यूट्रिशियस फूड वगैरह भी अगर प्रोवाइड नहीं होता, अगर प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं मिलता तो ये हमें जस्टिफाइड नहीं लगता. तब ये जो डिस्टिंक्शन और जो डिफरेंसेस हैं ये हमें जस्टिफाइड नहीं लगते हैं. और इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए अलग से कोई प्रोविज़न करे, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कराए. राइट? The question that arises in which distinction and differences are acceptable and which are not, when people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it as an unacceptable form of inequality. ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन उठता है कि किस तरह का डिस्टिंक्शन और किस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से नहीं एक्सेप्टेबल हैं, तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि जब किसी इंडिविजुअल के साथ, जब किसी पीपल के साथ कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाता है, कुछ इस तरह से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है जो कि उनकी इस रीज़न से है कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन में पैदा हुए हैं, किसी पर्टिकुलर रेस और कास्ट या किसी पर्टिकुलर जेंडर के हैं, और इसलिए अगर उनके संग इनइक्वालिटी होती है तो इस तरह की इनइक्वालिटी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग may pursue different ambition and goal, and not all may be equally successful, so long as they are able to develop the best in themselves, we would not feel that equality has been undermined. भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है वो शौक़ भी हो सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी स्किल्स भी अलग हो सकती है, और सिर्फ इसलिए कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, उनका स्किल कुछ अलग है, उनका विश कुछ अलग है, वो अपने विश के अकॉर्डिंग कोई जो है वो क्रिकेटर बन जाता है, कोई जो है वो म्यूज़िशियन बन जाता है अपने, तो अगर वहाँ पर फिर हम इसको इनइक्वालिटी नहीं मानेंगे और इसको हम अनजस्टिफाइड नहीं कहेंगे. सम मे बिकम गुड म्यूजिशियन वाइल अदर्स मे नॉट बी इक्वली आउटस्टैंडिंग. अब म्यूज़िक के फील्ड में भी अगर मान लो कि 10 पीपल्स हैं जो कि म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई जो होगा वो अपने स्किल की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िशियन होगा, और हो सकता है कि कोई जो है वो उसके बराबर ना हो. ठीक है. सम बिकम फेमस साइंटिस्ट वाइल अदर्स
more noted for their hard work and conscientiousness. ठीक है, कुछ जो है वो ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं और हो सकता है कि कोई जो उतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट ना हो. The commitment to the ideal of equality does not imply the elimination of all forms of differences. It merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstances. अगर किसी तरह की इनइक्वालिटी को हम बाय बर्थ होने की वजह से अगर हम उसको वो सोसाइटी में अगर होता है तो वो अनएक्सेप्टेबल है. और अगर कोई डिफरेंसेस जो है वो बाय बर्थ ना होकर अगर सिर्फ अपने स्किल और अपने टैलेंट की वजह से है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी. ओके, we will discuss the next topic in our next video.